नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। सोचिए, गांव समाज में किसी की मौत हो जाए, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाए और अचानक यह पता चले कि उसकी सांसें चल रही हैं और पास का एक डॉक्टर भी उसके जिंदा होने की पुष्टि कर दे। फिर परिवार और समाज के लोगों का अगला कदम क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। धनबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके जिंदा होने की बात सामने आई। धनबाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए कब्र खोदा जा रहा था। अर्थी सजाई जा रही थी। रीति रिवाज के हिसाब से मृतक को नहलाया जा रहा था। तभी परिजनों को आभास हुआ कि वो व्यक्ति जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। फिर क्या था, पूरा सीन ही बदल गया। मेरा हाथ पकड़ लिए तो फिर देखो पानी में पिलाने लगे, तो देखो पानी में पिला रहे, पी रहे। तो फिर उसके बाद एक डॉक्टर को बुलाया गया। तो फिर डॉक्टर चेकअप के बोले ना कि वो उसका नस चल रहा था। फिर बोले कि हम चासनाला ले गए, चासनाला ले गए। दरअसल सुदामडीह थाना क्षेत्र के नीचे मोहलबनी के रहने वाले सुखलाल मुंडा की मौत के बाद लोग उसके अंतिम दर्शन को पहुंच गए। एक तरफ दफनाने के लिए कब्र खोदा जा रहा था, दूसरी तरफ अर्थी सजाई जा रही थी। तभी मृतक की बेटी को लगा कि उसके पापा जिंदा हैं और उसने पानी पिलाना शुरू कर दिया। परिजनों को लगा कि वो पानी पी रहा है और यही से पूरा कंफ्यूजन शुरू हो गया। रही सही कसर स्थानीय डॉक्टर ने जिंदा होने की पुष्टि करके पूरी कर दी। तो देहांत होने के बाद हम लोग को बोला कि जाइए आप लोग कब्र खोदिए। उसके बाद हम लोग कब्र खोदना शुरू किए। उसके बाद अभी जो न्यूज में आया कि बोल रहा है कि अभी जिंदा है, अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मृतक सुखलाल मुंडा की अर्थी सजाने की जगह लोग उसे एम्बुलेंस में लेकर भागने लगे। पहले चासनाला ले गए, जहां डॉक्टर ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी, लेकिन परिजनों को भरोसा नहीं हुआ। फिर वो SNMMCH पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टर ने उसकी मौत की बात कही। तब जाकर लोगों को संतोष हुआ और उसका अंतिम संस्कार किया गया। कि इसका भी यहाँ ले जाना कोई फायदा नहीं है, डेट कर गया, इसको घरे ले जाओ। अन्यथा अगर आप लोग कहीं ले जाइएगा, पुलिस पकड़ेगा, पोस्टमार्टम करने बोलेगा, इसलिए हम लोग फिर वापस ले आए। धनबाद में हुई ये घटना अब इलाके में सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि परिजनों को छोड़िए, एक डॉक्टर के गलत दावे ने पूरे परिवार और समाज को परेशान कर दिया। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। साहिबगंज के सकरी गली में एक CISF जवान ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति लाल बहादुर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने मायके आ गई। महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाना में केस भी दर्ज कराया था। इसी केस को लेकर 1 महीने पहले लाल बहादुर बर्खास्त हो गया। बस इसी बात से तिलमिलाया CISF जवान अपने ससुराल पहुंचा और घर में घुसते ही पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया। थाना का बड़ा बेटी खा गया मेरा, पकड़ के रखे थाना नहीं आपको। कोई थे नहीं घर में, दोनों भाई बाहर थे। अचानक कोई मोटरसाइकिल लेके आया, गेट खटखटाया, गेट खटखटा के बेटा खोला तो उस पर फूट चला के अंदर ढुक गया। अच्छा, बेटा क्या नाम है? सूरज कुमार। उसके बाद आगे फिर छोटा बेटा रोका तो उसको यहाँ हथियार से उल्टा के आँख पे मार दिया। उसके बाद डायरेक्ट गोली चला दिया बेटी पर। शराब इंसान को हैवान बना देती है और अक्सर इस बात को सच साबित करने वाली घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। लोहरदगा में भी दिल दहला देने वाली एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसमें एक पिता नशे की हालत में इंसान से हैवान बन गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बच्ची अब भी रिम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही है। शराब ने एक पिता को बनाया हैवान। नशे की आग में झुलस गई एक मासूम। पिता ने 4 साल की मासूम को जलाया, कमरे में बंद कर तेल छिड़क कर लगाई आग। पिता, एक ऐसा शब्द जिसे एक बेटी अपना छत समझती है। पिता एक बेटी के लिए उसकी ताकत होता है।
लेकिन लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र के कोचा बरनाग में शराब ने एक पिता को शैतान बना दिया और शराबी पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना 8 अक्टूबर की है, जब शराबी पप्पू तूरी ने पत्नी से झगड़े के बाद उसे चाकू से मारना चाहा, लेकिन जब पत्नी जान छुड़ाकर भाग निकली तो शराबी पिता ने कमरे में सो रही अपनी 4 साल की बेटी को ही जिंदा जला दिया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर है और उसका इलाज रिम्स के बर्न वार्ड में चल रहा है। कैसे जलाया बच्चा को? झगड़ा हुआ था। क्या कर दिया? बेटी में क्या डाला था? कैसे जलाया? मटे तेल। मिट्टी तेल डाल के? हाँ हाँ। कितना बच्चा है आपका? 5। बाकी सब कैसे बच गया? बड़ा भाग गया, छोटा बच गया। आपको भी मारने की कोशिश किया? हाँ। कैसे? मारने चाकू के निकाला था, मारने हम भागे। हाँ हाँ। कितना हमेशा मारपीट करता है? हर रोज डेली मारता है। इससे पहले FIR की थी? है? इससे पहले गई थी पुलिस के पास? हाँ। किसको? पति के लिए गई थी, बोली थी मारता है। हाँ। तो क्या बोला पुलिस? को जेल नहीं होगा ऐसे बोल रहा है। हाँ? जेल नहीं होगा काके? नहीं होगा काके? आप क्या चाहती हैं? बच्ची को बचा लेंगे अकेले? बचा क्या करेंगे? बच्ची को ठीक कर लेंगे आप? हाँ, किस कठोर दिल से यहाँ पर आई हैं और अपनी बच्ची का इलाज करा रही है। बता दें बच्ची फिलहाल क्रिटिकल अवस्था में है। बच्ची का जो बर्न इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोहरदगा से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहाँ पर हैवानियत की सारी हदें पार हैं। तो सुना आपने किस तरह नशा में इंसान हैवानियत की सारी हदें पार कर सकता है। अब पिता ने बच्ची को जलाया तो मां उसका इलाज करा रही है। फिलहाल आरोपी पिता पप्पू तूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने पैसे के लालच में शव को उसके घर पहुंचा दिया, जिसके बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसके बेटे बेटी ने रिक्शा पर शव लादकर पगडंडियों के रास्ते पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। महिला लिव इन रिलेशनशिप में दूसरे के साथ रह रही थी, जो पहले से शादीशुदा है। 6 अक्टूबर घर में खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान मुनेश्वर चिक बड़ाइक ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अस्पताल में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मृतक के परिवार से पैसे ऐंठने के लिए शव को उसके घर पहुंचा दिया और 500 रुपये ऐंठ लिया। चूंकि मामला मारपीट के बाद मौत का था, लिहाजा पोस्टमार्टम की बात सामने आई, लेकिन गरीबी की वजह से घर से शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा, मृतक के बच्चों ने करीब 4 किलोमीटर तक रिक्शा पर शव लादकर वापस अस्पताल पहुंचाया, जिसको लेकर पूरे सिस्टम पर अब सवाल उठ रहे हैं। और झूल जाएगा। हजारीबाग में बड़का गांव में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान करंट लगने से 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि रिम्स में 4 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़का गांव प्रखंड में सिरमा पंचायत के छवनिया पगार गांव में यह हादसा उस वक्त हुआ जब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान ये लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। घायलों के साथ बड़का गांव विधायक हजारीबाग से लेकर रांची तक साथ आई हैं और घायलों की स्थिति की जानकारी ले रही हैं। हर संभव कोशिश करेगी सुपरिटेंडेंट रिम्स के जो हैं और बाकी जो बड़े डॉक्टर्स हैं, सारे लोग इस चीज़ को मेरे साथ जल के देखें और जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं। हमने भी रिक्वेस्ट किया है उनसे कि टाइम टू टाइम उसका अपडेट लेते रहने। डॉक्टर्स से मिल के आई हूँ, डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि उनका और भी पर्सनल होके और ध्यान दें। देखिए 4 मरीज लाए गए हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न के केस हैं जो बड़का गांव से आए हैं। उनमें से 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनका काफ़ी गंभीर है। एक को लाइफ सपोर्ट में फिलहाल रखा गया है, बाकी 2 समवत स्टेबल हैं, बट दिन सब सारे को कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा एंड टाइम के साथ उनका रिजल्ट पता चलेगा।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर सदर अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। शौचालय में गंदगी और अस्पताल में असुविधाओं को लेकर निशिकांत दुबे राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिले का एकमात्र सदर अस्पताल है जहां पर सबसे ज्यादा मरीज आते हैं, फिर भी यहां की हालत इतनी खराब है। उन्होंने डीएमएफडी फंड की बंदरबांट का भी आरोप लगाया है। साथ ही डीसी पर इस फंड से पैसा का इस्तेमाल मनरेगा जैसी योजनाओं में करने का भी आरोप लगाया है। यदि जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त पैसा नहीं देता है, इसका मतलब यह है कि उसको गरीब से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा देना है ना। और वो पैसा कहाँ देगा? तो मिट्टी निकालने के लिए डोभा बनवाएगा। नरेगा का आपको पता है कि अभी 200 करोड़ का स्कैम निकला है, जिसकी सीबीआई जांच होगी, जिसकी डायरेक्टर ईडी जांच करेगा। कल गिरिराज सिंह जी ने उसका संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी मैं अभी मंत्री वन्ना गुप्ता जी से, और उनको भी नॉलेज नहीं होगा मेरे समझ से। झारखंड में राजभवन और सरकार के बीच रगड़ा अभी थमा नहीं है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आरटीआई का सहारा लेते हुए फिर एक बार राजभवन पर दबाव बनाया है। आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर राजभवन को भेजी गई राय की कॉपी मांगी है, जिस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जल्दीबाजी में होने का आरोप लगा दिया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खदान लीज पर राजनीति अभी थमी नहीं है। 25 अगस्त से लेकर अब तक चुनाव आयोग के द्वारा राजभवन को भेजी गई राय पर संशय बरकरार है। इस संशय से पर्दा उठाने के लिए जेएमएम ने अब आरटीआई को अपना हथियार बनाया है और चुनाव आयोग द्वारा राजभवन को भेजे गए पत्र की एक कॉपी उपलब्ध कराने की मांग कर दी है कि आखिर उस पत्र में ईसी ने क्या राय दी है। हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले वो पार्टी के विधायक भी हैं, पार्टी के सदस्य भी हैं। तो उस नाते पार्टी ये चाहती है कि इनके ऊपर में जो भी राय चुनाव आयोग की है, उस राय से पार्टी को अवगत कराया जाए। जेएमएम के द्वारा आरटीआई के सहारे नए राजनीतिक दांव पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने सरकार के उतावलेपन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उस बंद लिफाफे में क्या है, ये चुनाव आयोग और राजभवन के बीच का मसला है। बीजेपी ने दावा किया है कि बहुत जल्द जेएमएम के लोग इस सवाल को लेकर सड़क पर नजर आएंगे। तो राजभवन और इलेक्शन कमीशन के बीच का संवाद है, और अभी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में भी इन लोगों ने डिमांड की थी कि उसकी कॉपी दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भी कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है दो संस्थाओं के बीच। तो अगर इनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता का संचालन कैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इधर बीजेपी द्वारा जेएमएम पर जल्दबाजी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को सही कदम बता रही है और बीजेपी से ही जल्दबाजी को लेकर सवाल दाग दिया है। हड़बड़ी में कौन था? हड़बड़ी में तो भाजपा ही थे। उन्होंने तो तारीख की घोषणा कर दी थी कि बस 30 तारीख पार नहीं होगा। तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया साइट्स पर ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट डाले गए थे। जेएमएम को राजभवन के हाँ या ना का इंतजार है। आरटीआई के द्वारा मांगी गई चुनाव आयोग की राय की कॉपी मिलने पर इस मामले का पट्टाक्षेप हो जाएगा कि हेमंत सरकार का भविष्य क्या होगा, और अगर कॉपी नहीं मिलती है तो जेएमएम के अगले राजनीतिक दांव का इंतजार रहेगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और अगली खबर दुमका से है, जहां रेलवे स्टेशन से एएन कॉलेज जाने वाली रोड को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। इससे सड़क जाम हो गया और रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि दुमका रेलवे स्टेशन घनी आबादी क्षेत्र में है। ऐसे में कोयला रैक पॉइंट की वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं भारी गाड़ियों के आने जाने से रोड की हालत भी बहुत खराब हो गई है और लोगों को कई गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लोगों की मांग है कि दुमका स्टेशन से रैक पॉइंट को हटाकर मदनपुर ले जाया जाए। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं। जितने भी आदमी हैं यहाँ पे, अभी जस्ट कोरोना आप लोग इतना बड़ा महामारी से उठे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे बूढ़े बच्चे सबको बहुत ज़्यादा बीमारी होने लगा है। कोई बीमारी से सभी मुक्ति को एकदम लगता है कि ऐसा कि बूढ़ा आदमी कल परसों मर जाएगा, कैसे चलेगा। तो एक यहाँ चल रहा है जो कि घनी आबादी क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पे कॉलेज है, स्कूल है, बच्चों का शिक्षा है, शिक्षा स्थान है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग का मांग है कि इस कोयला रेक को यहाँ से कहीं दूर ले जाए जहाँ की घनी आबादी कम है।
घाटशिला के गोड़ाबांधा प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथी के आतंक से 6 से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। पिछले एक सप्ताह से ग्रामीण रत जगा कर हाथियों के झुंड को भगाने में लगे हैं। दरअसल घाटशिला में ओडिशा के सीमा से 16 हाथियों का एक झुंड गोड़ाबांधा के दलकी गांव समीप जंगल में डेरा डाले हुए है। दिन भर ये झुंड जंगल में आराम करता है और शाम होते ही खाने की तलाश में गांव में धमक जाता है। इस दौरान गांव में कई किसानों की खेत में लगी फसल को बर्बाद भी कर चुका है, वहीं घर को तोड़कर उनमें रखे अनाज को चट भी कर जा रहा है। ग्रामीण अपने स्तर से हाथियों को भगाने में जुटे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से बांकुड़ा से स्पेशल टीम बुलाई जा रही है ताकि हाथियों को गांव से खदेड़ा जा सके। लोग भगा रहे हैं तो बाहर चले जा रहे हैं, काफी दूर हो जा रहे हैं। फिर जैसे 3 बजते 4 बजते जैसे रोशनी कम हो रहा है फिर आ जा रहे हैं गांव पे, और गांव के कुली मुड़ा में से लेके अंदर तक जा रहे हैं। घर में काफी ध्वस्त हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का फसल जो तैयार होने को है, अब धान का बाली आ गया है, सारा बर्बाद हो रहा है। कहीं पर महुआ का फसल लोग स्टोर किए हुए हैं, उसको निकाल के काट के खा रहा है। गांव में हम लोग समूचा बोल देते हैं प्रधान के माध्यम से कि जंगल को दिन में मत घुसो और रात को हमेशा इकट्ठा रहिए, मसाल वसाल जलाइए, और गांव का जो कुली मुड़ा होता है उसमें आगे जला के हम लोग एक साथ सब बैठ के हम लोग उसको प्रयास करते हैं सामूहिक रूप से कि गांव में आ जाते हैं तो सतर्क हम लोग आवाज़ देते हैं और कोई बाहर नहीं निकले, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। उचित मुआवजा का आकलन किया जाएगा और मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि अभी क्योंकि हाथी को खाना और पानी दोनों ही उस एरिया में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हाथी मूवमेंट करने के मूड में नहीं है, तो खाना और पानी मिलने की वजह से हमें मूवमेंट में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि बांकुड़ा से भी एक ट्रेन्ड टीम मंगा ली गई है जो कि जल्द से जल्द इस पूरे झुंड को वहां से उस एरिया से। और अब देखते हैं झारखंड 2020।